सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे महाजनको का जूनियर इंजीनियर का इलेक्ट्रिकल ब्रांच का कल जो पेपर हुआ था, यानी कि 27 अप्रैल 2023 को जो पेपर हुआ था उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक इतने क्वेश्चंस है वो यूट्यूब पे किसी ने डिस्कस किए हैं, हाँ कुछ टीचर्स ने डिस्कस किए हैं, लेकिन इतने इन डिटेल में और बहुत सारे क्वेश्चंस है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 55 to 56 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो टोटल 60 क्वेश्चंस थे उसमें से 55 से 60 क्वेश्चंस 55 से 56 क्वेश्चंस है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चंस है वो बहुत न्यूमेरिकल लेंदी थे तो वो हम लोग को डायरेक्टली मिल नहीं सके स्टूडेंट से, तो जितने अवेलेबल है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। So first question is a 600 volt PMMC voltmeter is specified to be accurate within the 2% of the full scale. The limiting error when the instrument is used to measure a voltage of 250 volt is। तो क्या कहा है, अगर 600 वोल्ट PMMC वोल्टमीटर है उसका 2% फुल स्केल प्लस माइनस पे हम लोगों को एरर मिलता है, तो लिमिटिंग एरर क्या मिलेगा अगर हम लोगों ने उसको 250 वोल्ट पे उसको यूज़ करने की कोशिश की। तो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है वो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में यूज़ किया गया था, 2016 में ही आया था। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्टली उठाए थे, हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा वैल्यूज चेंज था, 600 की जगह पे 200 वगैरह परसेंटेज चेंजेस थे, लेकिन सेम एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड ही सेम था। तो बहुत सिंपल होता है ये कैलकुलेट करना। क्या करता है, 600 वोल्ट अपना फुल स्केल है, उसके ऊपर 2% एरर मिलता है, मतलब 2% ऑफ 600 हम लोग को सबसे पहले फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 600, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, मिलेगा 6 विच इज़ इक्वल टू 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट टोटल एरर आ रहा है फुल स्केल पे। अगर 250 वोल्ट कनेक्ट किया, यानी कि 250 वोल्ट अगर हम लोगों ने सप्लाई किया तो 12 वोल्ट है वो कितना एरर पे मिलता है, मतलब x% बेसिकली फाइंड आउट करना है। x% ऑफ 250 विच इज़ इक्वल टू 12 वोल्ट। तो कितना परसेंट ऑफ द 250 है वो 12 वोल्ट होता है, ये हम लोगों को यहाँ पे सेम रखना है। ये जो वैल्यूज़ है कैसे फाइंड आउट करेंगे, x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 250 इच इज़ इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा यहाँ पे 250, तो ये 0 0 कैंसिल, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे नीचे 5 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा 4 एंड 4.8% है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इतने ऑप्शन थे, 4.8 वहाँ पे ऑप्शन में गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था फॉलोइंग सर्किट इज ऑल्सो नोन एज, ऐसा डायग्राम दिया था और ये जो सर्किट है कौन सा है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, या फिर वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो हम लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर शेप में यहाँ पे इन्होंने दिया है, एरो है मतलब ये करंट सोर्स रहेगा एंड इट इज डिपेंडिंग अपॉन दिस इज आई वैल्यू, तो ये होगा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन जो 2 है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कंडक्टिंग मटेरियल्स, कौन सी प्रॉपर्टीज थी, यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज दिया है और उसमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है वो यहाँ पे इन्होंने पूछा था। इसी फॉर्मेट में एज इट इज क्वेश्चन है वो पूछा गया था। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं कि गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए क्या कंडक्टिंग मटेरियल में, हाँ होना चाहिए। लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना चाहिए क्या, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर टेम्परेचर के वेरिएशन से रेजिस्टेंस वेरी हुआ तो उसका कुछ फायदा नहीं है, तो इसलिए लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना चाहिए। गुड कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए, कि कोरोजन होने से उसको अपोज करना चाहिए, तो इसलिए गुड कोरोजन रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। एंड गुड कंडक्टिविटी, ऑब्वियसली ये तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 2 3 4 आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड कंडक्टिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, ऐसा कुछ सर्किट दिया था और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों को कहाँ से फाइंड आउट करना है, ऑब्वियसली ये जो वोल्टेज सोर्स है ये हटाना पड़ेगा और यहाँ से हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये जंपर देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज हो गए होंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, ये एक्चुअल में हम लोग के यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था बहुत बार, बहुत सारे बुक्स में भी अवेलेबल है। शायद JB गुप्ता या VK मेहता के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं जो MCQs है उसमें भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है। ऐसे टाइप के हम लोग क्या देख सकते हैं, ये देखो ये जो जंपर है ना ये वाला, ये मतलब एक सिंपल शॉर्ट सर्किट वायर से कनेक्टेड है, मतलब ये जो A पॉइंट है और ये जो C पॉइंट है ये हम लोग सेम कह सकते हैं, और ये जो B पॉइंट है और ये जो D पॉइंट है ये हम लोग सेम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग A और B ड्रॉ करके लेंगे। यहाँ पे मैं A ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे B ड्रॉ कर रहा हूँ। A और B के बीच में एक हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे 12 ओम का, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे A और B के बीच में एक 12 ओम का रेजिस्टेंस है वो ड्रॉ कर लूँगा, करेक्ट। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, A का जो नाम है वही C है, मतलब A पॉइंट है वही C पॉइंट है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे A
या फिर इसको सी भी कह सकता हूँ, मतलब सेम ही पॉइंट है दोनों, ए कहो या फिर सी कहो, और जो बी पॉइंट है वही सेम डी पॉइंट है, तो मतलब यही मैं कह सकता हूँ जो बी पॉइंट है वही सेम डी पॉइंट है। ठीक है, तो पहला अपना तो हो गया ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस तो लिख दिया। दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो है बी और सी के बीच में, तो बी कहाँ पे है, यहाँ पे, और सी कहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर है। करेक्ट, तो मतलब इन दोनों के बीच में और एक अपना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। एंड द थर्ड वन इज सी और डी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, तो सी और डी के बीच में और एक रेजिस्टेंस में यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। तीनों का वैल्यू सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 12 12। तो मतलब अगर सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे तो जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उतने से हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब जो टोटल अपना आर इक्विवेलेंट रहेगा वो होगा यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय कितने, 3 रेजिस्टेंस है, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 4 ओम से वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको पता रहेगा दो रेजिस्टेंस है तो उसका हाफ हो जाएगा, मतलब ये जो 2 रेजिस्टेंस है तो 12 और 12 का हाफ हो जाएगा 6 ओम, और 6 ओम और 12 ओम को अगर आप पैरेलल करोगे तो भी आपको आंसर है वो 4 ही मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा सॉल्व करना होता है, आपको सिंप्लीफाई करते आना चाहिए। सिर्फ जो क्वेश्चन है वो ये पहले भी बहुत बार आपके बुक में दिखाई देगा, अगर आप देखोगे जेबी गुप्ता वीके मेहता उसमें क्वेश्चन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एयर गैप इज यूजुअली इंसर्टेड इन द मैग्नेटिक सर्किट इज टू। ओके, तो ये एक हम लोग कोर ड्रॉ करके लेंगे, एक सिमिलर जैसा ट्रांसफॉर्मर का एक कोर होता है उसके हिसाब से, तो कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्मर कोर होता है, और यहाँ पे बीच में एयर गैप है वो हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। क्या होता है, जितना हम लोग फ्लक्स है वो ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे ना, उतना कोर है वो इजीली सैचुरेट हो जाता है, यानी कि एक सर्टन पॉइंट के बाद उसमें जो फ्लक्स है वो डेवलप होना, फ्लक्स कितना भी बढ़ाते हम लोग जाएंगे फिर भी वहाँ पे कोई भी जो ईएमएफ वगैरह जो प्रोड्यूस होगा उसके वजह से वो वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो सकता, मतलब एक सर्टन लेवल के बाद वो प्रोड्यूस नहीं होगा। फ्लक्स अगर हम लोगों ने ज़्यादा देने की कोशिश की तो बेसिकली वो कोर है वो सैचुरेट हो जाएगा। तो कोर सैचुरेशन कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे एयर गैप है वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एयर में से फ्लक्स पास करने के लिए हमें ज़्यादा फ्लक्स चाहिए होते हैं। करेक्ट, क्योंकि जो एयर का जो रिलक्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये एयर गैप ट्रैवल करने के लिए, यानी कि यहाँ से फर्स्ट साइड से सेकेंड साइड पे ट्रैवल करने के लिए वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स है वो खींचता है। उसके वजह से जो कोई भी हम लोग एडिशनल जो फ्लक्स देंगे तो वो वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। तो बेसिकली कोर को सैचुरेशन से बचाने के लिए, फिर मैग्नेटिक सर्किट को सैचुरेशन से बचाने के लिए हम लोग जो एयर गैप है वो प्रोवाइड करते हैं। बाकी ऐसे उसका कुछ पर्पज़ नहीं होता मैग्नेटिक सर्किट में। मशीन्स में, मोटर में वगैरह तो बहुत उसका बेनिफिशियल है, लेकिन यहाँ पे उसका मेन रीज़न है कि प्रिवेंट्स द सैचुरेशन ऑफ द कोर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली यूनिट पूछा था। यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, डिनोट करते हैं हम लोग बी से, विच इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर एंड एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअली इसका यूनिट होना चाहिए वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर अल्टरनेट इसका जो यूनिट है वो होता है टेस्ला। तो ये दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन में रहेगा तो आप करेक्ट है वो टिक करके आ सकते हो। तो यहाँ पे अपने पास टेस्ला करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कंडक्टेंस इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज सिमिलर टू डैश इन द मैग्नेटिक सर्किट। कंडक्टेंस मतलब क्या होता है, जो करंट को अलाउ करता है। करेक्ट, जो करंट को पास करने के लिए देता है वो होता है कंडक्टेंस। तो करंट क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो सिमिलर होता है यहाँ पे फ्लक्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट, यानी बेसिकली फ्लक्स और करंट है वो सेम बिहेव करते हैं। तो जो करंट को अलाउ करता है वो होता है कंडक्टेंस, तो फ्लक्स को अलाउ करने वाला कौन होता है, तो होता है परमियंस, जिससे हम लोग परमिएबिलिटी वगैरह फाइंड आउट करते हैं। तो ये होता है परमियंस। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रिलक्टेंस है वो होता है अपोजिशन टू द फ्लक्स, उससे भी क्वेश्चन था आगे डायरेक्टली पूछा है, हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक सर्किट में। बाकी जो रिमेनिंग है वो इलेक्ट्रिक सर्किट के पैरामीटर से। नेक्स्ट है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ रहेगा। क्या है, अपने पास वोल्टेज सोर्स अक्रॉस दिस करंट सोर्स, वोल्टेज अक्रॉस दिस करंट सोर्स, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा इन्होंने पूछा है, या फिर ये ए और बी के बीच में। 10 वोल्ट तो अपने को पता है, लेकिन इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग डायरेक्टली अगर केवीएल लूप लगाएंगे इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात हम लोग एक देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट सोर्स है। करेक्ट, तो करंट है मतलब वो किधर ना किधर से तो फ्लो होगा। यहाँ पे हम लोग राइट साइड पे देख सकते हैं तो सर्किट तो ओपन है। करेक्ट, तो ये जो करंट है यहाँ से अगर निकलेगा तो आइडियली वो डिवाइड होना चाहिए या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि राइट साइड पे सर्किट अपना ओपन है, मतलब राइट साइड पे कोई भी जो करंट है वो फ्लो नहीं होगा, यानी कि करंट है वो जीरो होगा। मतलब बेसिकली ये जो 5 एम्पेयर करंट है वो इसी सर्किट में घूमेगा।
तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं करंट उसको प्लस लेते हैं, दूसरी जगह पे हम लोग माइनस लेते हैं। तो बाकी डायरेक्टली केवीएल लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा इजीली। केवीएल लगा तो हमें यहाँ पे -10 वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद -5 टाइम्स ऑफ द ये जो करंट है वो करंट सोर्स का ये जो करंट है ये यहाँ से फ्लो का करंट, लेकिन हम लोग इनकमिंग साइंस लेते हैं तो ये -10, उसके बाद -5 लूँगा मैं यहाँ पे जगह -5 टाइम्स ऑफ द करंट, और यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस दिया नहीं है तो मतलब ए और बी के तरफ से हम लोग प्लस और माइनस कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस वोल्टेज अक्रॉस दिस करंट सोर्स, ऐसे मैं लिख लो वोल्टेज अक्रॉस दिस करंट सोर्स। तो ये विच इज इक्वल टू 0 लूप में हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 -25 प्लस दिस वोल्टेज अक्रॉस दिस करंट सोर्स विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो वोल्टेज अक्रॉस दिस करंट सोर्स इज इक्वल टू 35 वोल्ट। ये आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन में था। ओके 35 वोल्ट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझना क्या है, करंट राइट साइड पे फ्लो नहीं करेगा। जैसे जहाँ पे भी आपको ये दिखाई देगा ना ऑलमोस्ट ओपन सर्किटेड, समझना है कि करंट कोई भी फ्लो नहीं होगा। तो ये जो करंट है वो दूसरे सर्किट में ही फ्लो करेगा, क्योंकि करंट सोर्स है तो करंट फ्लो करेगा ऑब्वियसली। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ड्रॉप है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। शायद इसको एक लेवल और ऊपर जाके पूछ सकता था आपको कि ये कितना पावर जो करंट सोर्स है वो कितना पावर डिलीवर करेगा या फिर कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा। ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि आपको दो फाइंड आउट करने, सबसे पहले करंट फाइंड आउट करो और उसके बाद उसको वोल्टेज फाइंड आउट करो और उसके बाद करंट से मल्टीप्लाई करो और देखो कि करंट पावर है वो डिलीवर कर रहा है, ये पावर है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये और एक स्टेप ऊपर वाला क्वेश्चन है, शायद आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर इन द सर्किट। ऐसे एक वोल्टेज दिया था वोल्टेज साइन के टर्म्स में और करंट है वो भी साइन के टर्म्स में दिया था। तो यहाँ पे एक जिनको पता रहेगा कि जो इंस्टेंटेनियस पावर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो सिर्फ सेम फ्रीक्वेंसी में ही होता है। यहाँ पे जो करंट है, करंट में देख सकते हो हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक्स यानी कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे थर्ड फ्रीक्वेंसी है और फिफ्थ फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा टी 3 टाइम्स भी है, यहाँ पे 5 टाइम्स भी है। तो अगर हम लोग ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्टली 0 हो जाएगा, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो अभी हमें मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों के बीच में ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो इंस्टेंटेनियस पावर है हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा P ऑफ टी इज इक्वल टू V ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी। और यहाँ पे जो भी दोनों सेम फ्रीक्वेंसी वाले हैं ना उसी को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो वैल्यू है ये दोनों के दोनों वैल्यूज़ है वो RMS वैल्यू होते हैं। ठीक है, तो V ऑफ टी ये हो जाएगा यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम कितना है 20 डिवाइडेड बाय हो जाएगा √2 एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस बिटवीन दिस एंगल। तो यहाँ पे एंगल तो कुछ दिया नहीं है, शायद एंगल दिया रहेगा तो हम एंगल भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अगर 60 डिग्री है, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री है तो कॉस 60 लेंगे तो हाफ से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसके लिए था यहाँ पे ये 200 मल्टीप्लाई बाय 20 ये कितना हो जाएगा 4000 एंड डिवाइडेड बाय ये √2 का हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 200 वाट। तो इतना इंस्टेंटेनियस पावर इसका रहेगा। अगर यहाँ पे 60 डिग्री रहेगा यानी कि 20 साइन ओमेगा टी -60 डिग्री या फिर +60 डिग्री तो उसके अकॉर्डिंग cos 60 डिग्री आएगा। तो cos 60 से हम लोग और एक बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 20 की जगह पे वहाँ पे अगर 10 रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन एज इट इज़ क्वेश्चन था, मेन कंसेप्ट यहाँ पे बताने वाला था कि जो सिमिलर फ्रीक्वेंसी होती है उसको ही हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होता है। ये जो 3rd 5th 7th वगैरह रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मटेरियल हैज़ अ लीस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पेपर, टेफ्लॉन, माइका, पोर्सिलिन और ग्लास। तो यही ऑप्शन स्टूडेंट्स ने दिए थे, शायद ये हो सकते हैं या फिर अलग भी हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग पेपर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, टेफ्लॉन का, माइका का, पोर्सिलिन का यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो लीस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो पेपर का ही है, क्योंकि ऑप्शन शायद चेंज होंगे तो यहाँ पे आंसर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर ऑप्शंस यहाँ पे पेपर है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शायद ऑप्शन चेंजेस भी हो सकते हैं, तो अगर आपने उसके अकॉर्डिंग टिक किया रहेगा तो शायद आपका आंसर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक डीसी मोटर के ऊपर क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको EMF है वो फाइंड आउट करना था। नंबर ऑफ कंडक्टर्स दिए थे, पोल्स दिए थे, वेव वाइंडिंग दिया था, फ्लक्स का वैल्यू दिया था और स्पीड का वैल्यू दिया था। अभी इतने 5-6 वैल्यूज़ है तो स्टूडेंट्स को याद नहीं है उतना, तो लेकिन उन्होंने बताया कि डीसी मोटर पे EMF का एक क्वेश्चन था और इतने सारे वैल्यूज़ है वो दिए थे। तो मतलब बेसिकली हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, इज इक्वल टू 5Pn डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाय Z डिवाइडेड बाई A। ओके, फ्लक्स दिया था, नंबर ऑफ पोल्स दिए थे, स्पीड भी दिया था, नंबर ऑफ कंडक्टर्स दिए थे और वेव वाइंडिंग है, मतलब यहाँ पे पैरेलल पाथ है। तो A का वैल्यू है वो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो E का वैल्यू है वो उनको फाइंड आउट करना था।
ई का वैल्यू या फिर स्पीड का वैल्यू, इन दोनों में से किसी एक को दिया था, या फिर ईएमएफ दे के स्पीड पूछा था। तो ऐसा ही था, लेकिन यही पर्टिकुलर फॉर्मूला पे दिया था और डायरेक्टली इन्होंने पूछा गया था, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गेट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एट द लोड विद द इंटरनल इम्पीडेंस जेड, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द प्योर रेजिस्टिव लोड। यानी कि एक सर्किट है यहाँ पे जहाँ पे इंटरनल इम्पीडेंस दिया है उन्होंने जेड या फिर ZTH होता है, और जो रेजिस्टेंस है ना लोड का वो प्योर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो प्योर रेजिस्टेंस है, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए। सेम क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग के एग्जाम में ईयर 2020 में। तो ये जो आर है उसका वैल्यू इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ जेड होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड होना चाहिए, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो आर एल का वैल्यू होता है, आर एल यानी कि प्योर रेजिस्टिव का वैल्यू है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द ZTH का वैल्यू होता है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा RTH का स्क्वायर प्लस XTH का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हुआ रहेगा कि इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड होगा क्या, नहीं, वो कब रहेगा, यहाँ पे अगर आपका इम्पीडेंस अवेलेबल है, वेरिएबल इम्पीडेंस, तो ही वो पर्टिकुलर केस में हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव दिया था, तो प्योर रेजिस्टिव होने की वजह से हम लोग इसका जो मैग्नीट्यूड है वही कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि ZTH है, वहाँ पे अगर R फिक्स है, X वेरिएबल है, अगर X फिक्स है, R वेरिएबल है, अगर सिर्फ R है, सिर्फ X प्रेजेंट है, या फिर पूरा का पूरा Z प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग इसी 4-5 ऑप्शंस में से आपका जो करेक्ट है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट इन विच द वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज मोर देन द सेंडिंग एज इज नोन एज। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है फेरांटी इफेक्ट। सभी को पता है, अभी तो जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें उन लोगों को पता ही होना चाहिए। लाइट लोड या फिर नो लोड अगर कनेक्ट करेंगे हम लोग ट्रांसमिशन लाइन पे, तो उसके रिसीविंग एंड पे जो वोल्टेज है वो हम लोग को ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू द सेंडिंग एंड वोल्टेज। साथ साथ में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, कोरोना, ये भी देख लेना एक बार, तो आपको आइडिया आ जाएगा आगे आने वाले एग्जाम में। ओके, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट मतलब अगर दो कंडक्टर से साइड बाय साइड, तो उसके या तो एक्सटर्नल साइड से करंट फ्लो होता है या फिर इंटरनल साइड से करंट फ्लो होता है। स्किन इफेक्ट हम लोग को दिखाई देता है सिर्फ AC में, जहाँ पे सरफेस के आउटर मोस्ट एरिया से ही, कंडक्टर के आउटर मोस्ट एरिया से ही जो करंट है वो फ्लो होता है, जो बीच वाला पोर्शन है वो अनयूटिलाइज रहता है, इसके वजह से जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो बढ़ जाता है। और कोरोना मतलब क्या होता है हम सभी लोगों को पता है, उसके जो सराउंडिंग एरिया में है वो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, इसके वजह से हिसिंग साउंड, वॉयलेट कलर का जो ग्लो है हम लोग को दिखाई देता है। और ड्राई सीजन में नहीं, मोस्टली रेनी सीजन्स में या फिर जहाँ पे डैम्प रहेगा एटमॉस्फेयर, वहाँ पे हम लोग को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडक्टर नाउअडेज यूज इन अ ट्रांसमिशन लाइन इज सिल्वर, कॉपर, ACSR, गोल्ड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट को पता रहेगा। ACSR है कि एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स, ये होता है जहाँ पे बीच में स्टील हम लोग यूज़ करते हैं और उसके अराउंड एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। स्टील देने का मेन पर्पज़ है कि ये पर्टिकुलर केबल को या फिर पर्टिकुलर लाइन को मैकेनिकल स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड होती है। डायरेक्ट एल्यूमिनियम हम अपना जो मेन काम है वो करता है, कैरी करने का जो करंट है वो, लेकिन स्टील लगाने की वजह से उसको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड हो जाता है, इसके वजह से ACSR है वो अभी ट्रांसमिशन लाइन के लिए ज़्यादा फेमस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। तो क्या डिसएडवांटेज होते हैं अगर हाई वोल्टेज पे सेंड करने का। इट रिड्यूसेस द कंडक्टर साइज, नहीं, ये तो एडवांटेज हो गया। इट इंक्रीजेज द इफिशियंसी, तो ये भी एडवांटेज हो गया। इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन, करेक्ट, ये एक डिसएडवांटेज है। अगर जितना वोल्टेज बढ़ता जाएगा उतना ही जो इंसुलेशन का वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा, तो ये एक डिसएडवांटेज है। इट इंक्रीजेज द साइज ऑफ द कंडक्टर एंड इट रिड्यूसेज द लॉसेस, नहीं, तो ये शायद ऑप्शन करेक्ट नहीं थे, लेकिन ये जो करेक्ट ऑप्शन है ये तो यही था। शायद जो गिवन ऑप्शन है वो थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है वो वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था। इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ द इंसुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायोड इज ऑन। ऐसा कुछ सर्किट दिया था, दो डायोड कनेक्टेड थे। ऑप्शन ये था डायोड D1 कनेक्ट ऑन रहेगा, D2 ऑन रहेगा, दोनों ऑफ रहेंगे, दोनों ऑन रहेंगे, या फिर ऐसा कुछ ऑप्शन दिया था वहाँ पे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग दोनों डायोड है ना ऑन है ऐसा हम लोग को अज्यूम करना रहता है, और बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों डायोड ऑन है ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करूँगा, तो यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टर बचेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 10 के, वोल्टेज सेम रहेगा 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये हो जाएगा 1 के, यहाँ पे नीचे हो जाएगा ये 1 के। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले
गिवन सर्किट में हम लोग क्या कर सकते हैं, KVL लगा के या फिर KCL लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो नोड है ना, यहाँ पे हम लोग KCL लगाने की कोशिश करेंगे, ये पर्टिकुलर A पॉइंट। तो वोल्टेज से करंट नीचे की तरफ आएगा ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे, यानी कि करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, वोल्टेज सोर्स है तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा ऐसा हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, और यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 - A डिवाइडेड बाय 1। के कंसिडर नहीं करूँगा, वो तो सारे के जगह पे एक साथ ही वो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 5 - A डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू हो जाएगा A डिवाइडेड बाय 10। तो बेस कॉमन करने के लिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 100 - 10A प्लस 50 - 10A इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना A, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 20, ये जो -10 है -10 यहाँ पे हो जाएगा 21A, हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 21A। ओके, समझ में आया। ये जो -10 है -10A है हो जाएगा -20A, इक्वल के राइट साइड पे चला जाएगा तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल 21A's हो जाएंगे। ये 100 और ये 50 का एडिशन करके यहाँ पे हो जाएगा 150। तो ये A का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 150 डिवाइडेड बाय 21। तो इसका वैल्यू है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5 रहेगा, ग्रेटर देन 5, 6 या फिर 7 इसका आंसर आता है, तो ग्रेटर देन 5 है बेसिकली अज्यूम करेंगे। एग्जैक्टली मैं आपको अगर आंसर बताऊँ तो कितना आएगा मैं बता देता हूँ। ओके, तो इसका अगर करेक्ट आंसर एग्जैक्ट देखेंगे तो ये आता है 7.14 अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 7 इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7.14। तो इससे हमें क्या समझ में आएगा कि ये देखो यहाँ पे अगर अपना वोल्टेज है 7.14, डायोड कब कंडक्ट करेगा, जब उसका एनोड का वोल्टेज इज ग्रेटर देन द कैथोड का वोल्टेज रहेगा। तो करेक्ट, व्हेन दिस एनोड वोल्टेज दिस VA इज ग्रेटर देन द कैथोड वोल्टेज रहेगा, तभी ये जो डायोड है वो कंडक्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 वोल्ट है और यहाँ पे 7.14 वोल्ट हम लोग को आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद, मतलब ये जो डायोड है वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो हमने ओरिजिनली जो डिसाइड किया था कि डायोड D2 है वो कंडक्ट करेगा, तो ये अपना अजम्पशन है वो रॉन्ग है। D1 के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 7.14 है, ये देखो ये वाला जो टर्मिनल है 7.14 से कनेक्टेड है और यहाँ पे है वो 10 से, तो मतलब एनोड इज ग्रेटर देन द कैथोड, तो ये जो D1 है वो कंडक्ट करेगा और D2 है वो कंडक्ट नहीं करेगा। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन डायोड D1 कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ थायरिस्टर, गेट जंक्शन इज इन रिवर्स बायस एंड एनोड एंड कैथोड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जो जंक्शन है उसका रिवर्स बायस रहेगा या फिर फॉरवर्ड बायस रहेगा, ऐसा इन्होंने पूछा है। डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, तो फॉरवर्ड है मतलब यहाँ पे एनोड की तरफ तो हम लोग पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे और कैथोड की तरफ हम लोग निगेटिव कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला जो फर्स्ट जंक्शन है ये एनोड के तरफ कनेक्ट, एनोड के साइड पे है तो ये एनोड जंक्शन इसे हम लोग कहेंगे। बीच वाला है ये गेट से नज़दीक है तो ये गेट जंक्शन हो जाएगा, और ये जो सबसे आखिर वाला है ये कैथोड के नज़दीक है तो ये कैथोड जंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब ये इसे हम लोग फॉरवर्ड बायस कहेंगे। तो ये जो J1 वाला जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। निगेटिव की तरफ भी देखते हैं, ये है निगेटिव, ये कनेक्टेड है N की तरफ, तो मतलब ये वाला जो इसके नज़दीक वाला जो जंक्शन है ये हो जाएगा यहाँ पे अगेन फॉरवर्ड बायस, क्योंकि निगेटिव कनेक्टेड टू निगेटिव, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, ये देखो यहाँ पे ये वाला जो जंक्शन है अभी ये बीच वाला जंक्शन है, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू N साइड, एंड यहाँ पे जो नीचे वाला निगेटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव इज कनेक्टेड टू द P साइड, करेक्ट। तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब ये वाला जो जंक्शन है ये हो जाएगा रिवर्स बायस, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने गेट को कुछ भी दिया नहीं है, गेट ओपन है, ये होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे रिवर्स बायस। तो ऊपर वाला जंक्शन एनोड फॉरवर्ड, गेट वाला जंक्शन है वो रिवर्स बायस होता है, और जो कैथोड वाला जंक्शन है वो होता है फॉरवर्ड बायस अगेन। तो ऑप्शन में देखते हैं गेट जंक्शन इज रिवर्स बायस एंड एनोड एंड कैथोड जंक्शन इज अ फॉरवर्ड बायस, करेक्ट। तो ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ वैट मीटर्स रिक्वायर्ड टू मेजर अ 3-फेज बैलेंस एज वेल एज अनबैलेंस पावर इज। तो बैलेंस पावर फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ एक जो वैट मीटर है होता है वही सफिशिएंट होता है, लेकिन अनबैलेंस पावर फाइंड आउट करने के लिए हमें मिनिमम 3 फेज में मिनिमम दो वैट मीटर है उसकी नीड पड़ती है। तो यहाँ पे टोटल दोनों का सर्किट का पूछा है, बैलेंस एज वेल एज फॉर अनबैलेंस, तो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग के एग्जाम में ईयर 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर if the peak voltage applied between the center tap and one of the secondary side is 50 volt,
देन द पीक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज। तो सेंटर टैप में कैसे होता है, इसका प्राइमरी कुछ इस तरह से होगा, सेकेंडरी भी ड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंडरी है वो सेंटर टैप है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ऊपर एक डायोड रहता है फुल वेव रेक्टिफायर में, बीच वाला में यहाँ पे हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं जहाँ पे सेंटर टैपिंग होता है, वहाँ पे नीचे की तरफ भी एक डायोड रहता है, सेम डायरेक्शन में होते हैं दोनों के दोनों डायोड, और यहाँ पे हम लोग ये पॉजिटिव और ये होगा यहाँ पे निगेटिव। तो उन्होंने दिया है कि जो एक साइड पे है सेंटर टैप से लेके एक साइड पे है वो यहाँ पे 50 वोल्ट्स है, तो ऊपर भी 50 वोल्ट्स रहेगा और यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे 50 वोल्ट्स है वो रहेगा। तो इस टाइप के पर्टिकुलर एग्जाम में डायोड के अक्रॉस पीक इनवर्स वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए क्या, अगर आपको पता नहीं है तो सपोज हम लोग करेंगे कि फॉरवर्ड हाफ साइकिल में, कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड अगर कंडक्ट कर रहे हैं, करेक्ट, तो ये जो लाइन है पॉजिटिव वाला ये डायरेक्टली कनेक्ट होगा यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे आ जाएगा 50 वाला, और ये जो नीचे वाला है ये तो डायरेक्टली एज इट इज़ यहाँ पे कनेक्टेड है, यानी कि ये 50 और ये 50 दोनों मिला के टोटल जो 100 वोल्ट है वो इसके डायरेक्टली अक्रॉस आ जाएगा। वापस एक बार दिखा देता हूँ, ये दोनों मिला के तो 100 वोल्ट हो जाएंगे, इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 100 वोल्ट है, ये आ गया यहाँ पे, इसको डायोड D1 हम लोगों ने कंडक्ट करेगा ऐसा अज्यूम किया है, तो इसकी वजह से ये डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट आ गया, यानी कि इसके अक्रॉस अभी पर्टिकुलर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे निगेटिव आएगा इन केस ऑफ फॉरवर्ड हाफ साइकिल में। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो पीक इनवर्स वोल्टेज रहेगा वो 2 टाइम्स ऑफ द दिस वी इनपुट रहेगा, यानी कि अगर इसको हम लोग वी इन कहेंगे तो इसके ट्वाइस रहेगा। तो अगर 50 वोल्ट्स अगर एक जगह पे है तो इसका पीक इनवर्स वोल्टेज रहेगा वो होगा 100 वोल्ट। ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली फुल वेव रेक्टिफायर से और एक क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 50 हर्ट्ज, देन द व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी। जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वगैरह वीडियोस देखे रहेंगे मेरे महाजेनको के महाट्रांसको के, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है। फुल इनपुट वोल्टेज अगर इन्होंने कहा है कि 50 हर्ट्ज है, ओके, तो इनपुट का साइकिल हमें इस तरह से कुछ दिखाई देगा और जो आउटपुट का साइकिल है वो इस तरह से दिखाई देगा फुल वेव रेक्टिफायर का, करेक्ट। तो हम लोग टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन तो हम लोगों को पता ही है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक जो साइकिल है वो कंप्लीट करने के लिए हमें इतना टाइम लग रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे यानी कि इसके बाद ये वापस से रिपीट हो रहा है, और फुल वेव रेक्टिफायर में इतने हाफ साइकिल के बाद ही अगेन ये जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है। तो कितना यूनिक पैटर्न है ना, तो यूनिक पैटर्न का जो टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो हाफ हो गया है, तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द होता है फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द होता है टाइम पीरियड। तो यहाँ पे आउटपुट में जो टाइम पीरियड है वो हाफ हो गया है, यानी कि जो अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो ये हो जाएगी डबल हो जाएगी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो 50 हर्ट्ज अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 100 हर्ट्ज, विच इज़ ट्वाइस ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो सॉरी ये होता है फुल वेव रेक्टिफायर में। फुल वेव रेक्टिफायर दिया है ना, फुल वेव रेक्टिफायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द डायोड फ्रॉम अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट इज रिमूव्ड आउटपुट विल बी। तो फुल वेव रेक्टिफायर से इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे, एक सेंटर टाइप भी पूछ लिया और साथ साथ में ब्रिज रेक्टिफायर भी पूछ लिया। दोनों में आपको आउटपुट सेम मिलेगा, लेकिन दोनों का ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर अलग होता है, उसका नंबर ऑफ डायोड्स अलग होते हैं, उसका पीक इनवर्स वोल्टेज अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जो रेक्टिफायर सर्किट है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर जो डायमंड शेप वाला होता है वो भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ वेव रेक्टिफायर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे देते हम लोग इनपुट वाला, ठीक है, एक यहाँ पे कनेक्ट होगा कि यहाँ पे देते हम लोग इनपुट, और इसके एक्रॉस में हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट मिलता है वो हमें इस तरह से मिलता है, क्योंकि दोनों साइकिल में पॉजिटिव में भी निगेटिव में भी दोनों में कंडक्ट करेगा। अगर इसमें से एक डायोड है मैंने हटा दिया, ओके, सपोज अगर मैंने ये डायोड है वो रिमूव कर दिया, तो पॉजिटिव वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो पॉजिटिव है ये देखो, ये तो पॉजिटिव साइकिल है वो तो ईजिली यहाँ से, सॉरी, पॉजिटिव साइकिल है वो तो यहाँ से ईजिली पास करेगा, लेकिन जब निगेटिव साइकिल आएगा तो यहाँ पे सर्किट है वो ओपन है, तो मतलब निगेटिव साइड पे लोड की तरफ हमें कोई भी वोल्टेज है वो नहीं दिखाई देगा। मतलब ये जो डायोड है उसका वैसे भी कोई फ़ायदा अभी नहीं होगा। तो अपना जो एक्चुअल आउटपुट मिलेगा वो सिर्फ पॉजिटिव में ही मिलेगा, निगेटिव में लोड के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। एंड अगेन जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो हमें यहाँ पे आउटपुट में वेवफॉर्म है वो दिखाई देगा। तो ये जो सिंगल अगर एक डायोड हम लोगों ने रिमूव कर दिया या फिर दोनों डायोड डायगोनली रिमूव कर दिए, तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो सेम एज द हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह मिलता है। वेवफॉर्म यहाँ पे देख सकते हो, ये है फुल वेव रेक्टिफायर का, ये है
हाफ वेव रेक्टिफायर का या फिर फुल वेव रेक्टिफायर विथ ओनली 3 डायोड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन टुगेदर रिप्रेजेंट्स फेराडेज लॉ एज वेल एज लेंजिस लॉ। तो दोनों मिला के एक कौन सा इक्वेशन है वो शो करते हैं। ऐसे टाइप के कुछ ऑप्शंस थे, सारे के सारे अपने पास अवेलेबल नहीं, ये कि इसी टाइप में आपके पास ऑप्शंस है वो अवेलेबल थे। E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ई इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, या फिर ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ द एन डी फाई बाई डी टी। तो ई एम एफ है वो होता है एन मल्टीप्लाई बाई डी फाई बाई डी टी, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया है लेंजिस लॉ। तो लेंजिस लॉ होता है वो डायरेक्शन भी देता है, फैराडेज लॉ होता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, और जो लेंजिस लॉ है वो उसका डायरेक्शन भी बताता है कि इफेक्ट ऑलवेज अपोजिट्स इट्स ओन कॉज। तो इसलिए यहाँ पे जो निगेटिव साइन है वो वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा तो ये वाला करेक्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे लेंजिस लॉ भी इन्होंने पूछा है, तो इसलिए जो ऑप्शन 3 है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगेन नंबर ऑफ टर्न से रिलेटेड क्वेश्चन था, फ्लक्स डेंसिटी दिया था, फ्रीक्वेंसी दिया था, ईएमएफ और फ्लक्स था। तो ये वाला इक्वेशन है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ई इज इक्वल टू 4.44 F/n ओके पर फेज वन। यहाँ पे क्या दिया था, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि ये जो n पर फेज का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना था। ईएमएफ दिया था, फ्रीक्वेंसी भी दिया था, फ्लक्स का वैल्यू दिया था और फ्लक्स डेंसिटी दिया था। ओके ऐसे ही था कुछ, फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स करके कुछ नंबर ऑफ टर्न्स या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो फाइंड आउट करता है। ओके फ्लक्स डेंसिटी नहीं रहेगा यहाँ पे, फिर अगर फ्लक्स दिया है तो फ्लक्स दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है और ईएमएफ दिया है, तो नंबर ऑफ टर्न्स है वो फाइंड आउट करना था। करेक्ट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज पता नहीं है, लेकिन यही वाले फॉर्मूले पे डिपेंडेंट वो क्वेश्चन था।